जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास के कालक्रम में आगे बढ़ते हुए इटली और जर्मनी का जन्म हो चुका है। दोनों सुपर पावर की दौड़ में हैं, उपनिवेश की दौड़ में हैं। साथ में प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति हो जाती है और इन सभी के बीच इटली और जर्मनी में फासीवाद और नाजीवाद का चरम स्तर चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ चीज़ें समाप्त होती हैं। इसी बीच में वैश्विक आर्थिक मंदी 1929-30 के आसपास आ जाती है और उसने पूरे विश्व में एक ऐसे ही छाप छोड़ी। एक सुपर पावर का अंत होता है, सूर्यास्त होता है, और दूसरी तरफ एक दूसरी सुपर पावर का सूर्योदय होता है। ब्रिटेन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व में कमी आई, विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक महत्व में, और विश्व स्तर पर एक नई महाशक्ति का जन्म होता है। वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चीजें आगे बढ़ती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। अब एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो चीन एशिया में साम्यवाद का नेता। विश्व में साम्यवाद का नेता कौन था? रूस। एशिया में साम्यवाद का नेता चीन बना। और वो चीन काफी जो है, जो चाइना आज आप देख रहे हैं, ये शुरुआत से इस तरह नहीं था। रूस की क्रांति होती है 1917 में। ये क्रांति विश्व के परिदृश्य में, विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण इस वजह से थी क्योंकि ये एक अप्रत्याशित घटना थी। अप्रत्याशित इस वजह से क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मजदूर एक हो जाओ, लेकिन ये जो यूनिटी है निम्न वर्ग की, वो कभी भी नहीं रह सकती ज़्यादा लंबे समय तक। और इस क्रांति ने ये कर दिखाया कि जो बातें की जा रही हैं, जो मार्क्स ने किताबों में कही, उसका फिजिकल फॉर्म के रूप में रूस की क्रांति का परिणय हुआ। अब ये जो परिणाम आया रूस की क्रांति के रूप में, इसने पूरे विश्व में लोगों को चौंका दिया, खास करके पूंजीपतियों को, जो कि जमींदार वर्ग को, जो कि जो है सत्ता के केंद्र में जनसंख्या के रूप में कम थे, लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधनों पर कब्जा ज़्यादा था। आज भी पावर में तो कई कम ही लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया के 1% या 2% लोगों के पास 50% संसाधनों पर कब्जा है। के पास 50% से ज़्यादा संसाधन है 1-2% के पास। जबकि होना क्या चाहिए? संसाधनों का वितरण समान रूप से होना चाहिए। आपने भारतीय समाज के उसमें, भारतीय संविधान के परिदृश्य में देखा होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, में ये कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि जो आर्थिक साधनों का संकेंद्रण ना हो, एक ही जगह वो केंद्रित ना हो, उनका प्रॉपरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। तो रूस की क्रांति दुनिया में एक अप्रत्याशित घटना थी और इसने पूरे विश्व में न केवल पढ़े लिखे वर्गों पर, न केवल वंचित वर्गों पर प्रभाव डाला, बल्कि पूरे इतिहास को बदल करके रख दिया। सुनने में थोड़ी अजीब बात लग रही होगी, लेकिन जो बात है सही है, सही है। आप थोड़ा भारत भारत के परिदृश्य में जरा चीजें रिलेट करके देखिए। 1917 में होती है रूस की क्रांति। 1921 के आसपास स्थापना होती है ये जो साम्यवादी सरकार की, जिसको आप मार्क्सिस्ट पार्टी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई की स्थापना होती है ताशकंद में, एम एन राय के नेतृत्व में। पहली कम्युनिस्ट सरकार बनती है केरल में।
उसी समय क्रांतिकारी युग का द्वितीय दौर चल रहा है 1920 से 30 के बीच में। भगत सिंह का जन्म हो रहा है। भगत सिंह को आधुनिक लेनिन बोला जा रहा है, इंडिया का लेनिन बोला जा रहा है कि एक लेनिन से तो छुटकारा पाए नहीं, ब्रिटिश अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और ये दूसरा लेनिन पैदा हो रहा है भारत में। ब्रिटिश को अपने आधिपत्य के लिए चुनौती लगी कि हमारा उपनिवेश, भारतीय उपनिवेश हाथ से निकल जाएगा। और भारतीय उपनिवेश था क्या उनके लिए? गोल्डन लैंड थी, स्वर्ण भूमि। व्यापार करने आए थे, पूरे महाद्वीप पर, उप महाद्वीप पर कब्जा कर ली। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी के आर्थिक और राजनीतिक हित पर, विशेष है आर्थिक हित पर, चोट की जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि वो फड़फड़ाएगा। इसी समय भगत सिंह का जन्म, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का जन्म, ये सारी चीजें इसी समय चल रही हैं। अंततः उसका परिणाम ये हुआ कि भगत सिंह को फांसी दी। इटली और जर्मनी में पहले से ही मुसोलिनी और हिटलर ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दे रहे हैं। नेपोलियन से वो छुटकारा पाए थे, विश्व युद्ध हो गया, और उसके बाद ये रूस की क्रांति, और साथ में इटली और जर्मनी का फांसीवाद और नाजीवाद। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इसी बीच में ये सारा बैकग्राउंड जो वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में आपने देखा, इसी बीच में चीन में कुछ चीजें घटित हो रही थी, पृष्ठभूमि तैयार हो रही। और उसी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों का परिणाम हुआ 1949 की चीन की क्रांति। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चीन की क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। अमेरिका की क्रांति 1776। चीन की क्रांति 1949, 1940। तीन परिदृश्य में इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला ये है कि परिस्थितियां क्या थी, या ये कहिए पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। दूसरा, साम्यवादी दल की सफलता के कारण क्या कारण थे, साम्यवादी दल सक्सेस हुआ, क्रांति में सफल हुआ। और तीसरा है कि इस क्रांति का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट आया, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या परिणाम रहा। परिस्थितियों और पृष्ठभूमि की बात की जाए तो प्राचीन काल में लोग एक दूसरे देश के बारे में, एक दूसरे समाज के बारे में केवल दो ही तरीके से जानते थे। पहला, या तो कोई एक विशेष यात्री वहां गया हो और उसने आकर के कुछ लिखा हो और बाकी लोगों को सुनाया या बताया हो। दूसरा तरीका यह था व्यापारी। तो चीन के बारे में वैश्विक जहां ने, बाकी लोगों ने कैसे जाना? तो इनके पास व्यापारियों का तो पहले से ही व्यापार चलता था, क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोप है वो दो चीज़ों के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एक तो सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, और दूसरा मसाले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, ठंडी जगह है वो। तो इन दोनों के कारण, वजह बिना यूरोप जीवित नहीं रह सकता। तो मसाले कहाँ से लेते थे वो? इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत से। और सिल्क कहाँ से लेते थे? चीन से। ठीक है, तो ये तो हुआ व्यापारियों का संबंध।
अब व्यापारी किसी पर्टिकुलर देश से हैं और व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि उसका कंपटीटर वहां पर आए या कई सारे व्यापारी वहां के थ्रू व्यापार करें, हमेशा चाहेगा क्या कि मोनोपोली रहे। तो पहले प्राचीन समय से ही रेशम का व्यापार चीन और यूरोप के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता था। लेकिन वो क्या था, व्यापारियों की वहाँ पर सीमित संख्या थी और व्यापारी कभी भी अपने कंपटीशन को, वो चाहेगा कि कंपटीशन ना रहे, हमारी मार्केट में क्या रहे, मोनोपोली रहे। तो इंटरेस्टिंग बात चीन के बारे में ये है कि यहाँ का जो एक यात्री था मार्को पोलो, मार्को पोलो यहाँ का यात्री नहीं था, ये था इटली का। तो मार्को पोलो के जो यात्रा वृत्तांत हैं, इन्हीं से चीन के बारे में वैश्विक देशों को पता चला। इसके बाद शुरुआत हुई किसकी, रेशम या सिल्क के व्यापार की। अब ध्यान से देखिए, जैसा उन्होंने भारत के साथ किया वैसा ही चीन का भी इतिहास रहा। सारी यूरोपीय शक्तियां लगभग एक जैसी हैं। आज के हाल फिलहाल में देखिए, थोड़ा सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो रहे हैं लेकिन वो चीज़ें वही हैं, बस आपको समझाने के लिए। आज भी ब्रिटेन, जो चागोस द्वीप है हिंद महासागर में, उस पर कायदे से अधिकार किसका होना चाहिए, मॉरिशस का। मॉरिशस के साथ उसका समझौता भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो कब्जा जमाए बैठे हैं। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, दोनों ने ये निर्णय दे दिया कि नहीं, आप मॉरिशस को वहाँ पर पूरी अपनी संप्रभुता का, मॉरिशस का पूरा अधिकार है उस द्वीप पर, आइलैंड पर, चागोस द्वीप जिसको आप बोलते हैं। चागोस द्वीप का ही एक पार्ट है डियोगा गार्सिया, जहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है हिंद महासागर में। भारत और अफ्रीका के बीच में ये जगह पड़ेगी, जो लक्षद्वीप और उसके आगे अफ्रीका के बीच में। लेकिन इस निर्णय के बाद भी ब्रिटेन उस द्वीप को सौंपने को तैयार नहीं है। अब हाल फिलहाल न्यूज आ रही है कि वो शायद सौंप दें, लेकिन डियोगा गार्सिया को छोड़ करके। डियोगा गार्सिया अभी भी उन्होंने किसको दिया है, यूएसए को, और यूएसए और ब्रिटेन मिल करके उस सैन्य बेस को ऑपरेट करते हैं, डियोगा गार्सिया का नाम है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ कि जब आप रेशम व्यापार कर रहे हैं, चीन से रेशम जा रहा है, तो वहां से क्या आएगा, सोना चांदी आएगा। ब्रिटेन से यही तो आता था। अब जब आएगा रेशम व्यापार, तो ब्रिटेन को क्या चिंता हुई, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की, व्यापार संतुलन की समस्या हुई। तो इनकी यात्रा वृत्तांत के बाद रेशम व्यापार शुरू हुआ, साथ साथ चल रहा था, लेकिन चीन के बारे में उतना लोग नहीं जानते थे। फिर बाद में जानने लगे कि मार्को पोलो ने जिसकी बात की है वहीं से हमारा रेशम आ रहा। तो और लोग अट्रैक्ट हुए। जब और लोग अट्रैक्ट हुए, ये इटली के थे मार्को पोलो, ठीक है। इटली और पुर्तगाल, यही सब जो है क्या थे, स्पेन, ये सब फेमस थे इन्हीं सब चीज़ों के लिए, भौगोलिक खोजों के लिए। अब क्या हुआ कि जो रेशम का शुरू हुआ, अब ब्रिटिश को व्यापार संतुलन की चिंता हुई। इस व्यापार संतुलन की चिंता मतलब ब्रिटिश के खाते में घाटा जा रहा था। वहाँ से करेंसी आ रही थी, मुद्राएं आ रही थी यहाँ पर चीन में, और चीन से क्या जा रहा था, रेशम।
उस समय मंचूरिया वंश का शासक था। मंचूरिया एक प्रदेश है, मंचू वंश बेसिकली उसको बोलते थे, मंचू डायनेस्टी, उसका शासन था चीन पर। अब क्या हुआ, इस व्यापार संतुलन को मेंटेन करने के लिए चीन ने क्यों, ब्रिटिश ने क्या किया, अफीम को निर्यात करने लगे। मतलब चीन क्या आने लगा, अफीम। तो ऐसा नहीं कि अफीम ब्रिटेन में पैदा होता था, जैसे उन्होंने भारत को उपनिवेश बना रखा था, जैसे चीन को उपनिवेश बना रखा था, वैसे ही कहीं और किसी टेरिटरी को उपनिवेश बना रखा था, वहां पर अफीम पैदा करते थे और वहां से इनको ट्रांसपोर्ट कर देते थे। अब चीनियों को इन्होंने इतना जबरदस्त अफीम पिलाया कि 1825 तक आते आते अफीम का निर्यात इतना बढ़ गया, इतना चीनियों को ऐसे अफीम पिला दिए कि इनको अफीम युद्ध लड़ना पड़ा। चीनियों ने अफीम पीने से मना कर दिया और एक नहीं दो अफीम युद्ध लड़ने पड़े चीनियों को। अब जब इतना अफीम आया, अफीम क्या है, नशा, शरीर पूरी क्या कर देगा, शिथिल कर देगा, बेहोशी पैदा कर देगा, ना आदमी होश में रहेगा ना नींद में रहेगा। अब क्या हुआ कि उनके राजवंश को अच्छा नहीं लगा कि हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और हम तो यहाँ से सिल्क भेज रहे हैं और वहाँ से कुछ मुद्राएं ना करके अफीम आ रही है, वस्तु के बस बदले वस्तु, लेकिन वो वस्तु कोई फायदेमंद वस्तु नहीं है, एक हानिकारक वस्तु है जो कि उसकी पूरी नस्लें बर्बाद कर देगी। तो क्या हुआ, 1800 के आसपास प्रतिबंध लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, जब आप किसी के आर्थिक हित पर चोट करेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर चोट करेंगे, तो उसको दर्द होगा और वो चिल्लाएगा नहीं, वो अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। इसी का परिणाम था क्या, वो जो हमने पढ़ा अफीम युद्ध। 1800 के आसपास प्रतिबंध लगाए, 1825 के आसपास वो युद्ध हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध में कौन जीतेगा, जो अपने समय के परिस्थिति के अनुसार काम कर रहा होगा या अपने समय से आगे चल रहा। तो यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि एक संधि की, नानकिंग की संधि। नानकिंग एक स्थान है जो कि उसकी राजधानी थी, ठीक है, चीन की, उस समय नानकिंग की संधि की। और इस संधि के तहत बंदरगाहों पर विशेषाधिकार इनको मिला। स्वाभाविक सी बात है, बंदरगाहों पर विशेषाधिकार मिलेगा तो दो तरीके का विशेषाधिकार मिलेगा। एक तो ये इलीगल काम करेंगे, मतलब जो अफीम पर प्रतिबंध लगाया था वो प्रतिबंध रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा तो खाली कागजों पर। ये विशेषाधिकार के रूप में उसका इस्तेमाल अफीम निर्यात के लिए करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक नशा है और नशे में आदमी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। इसी वजह से ड्रग्स, आप देखिए, ड्रग्स के लिए आदमी अपने लोग परिवार को, अपने सगे संबंधियों की हत्या कर दे रहा है, चोरी डकैती किए दे रहा है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा दे रहा है, अपना अंग बेचे दे रहा है। ये सब क्या है, उसी नशे की लत का परिणाम है। बंदरगाहों पर विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया, साथ में क्या किया, इस संधि के द्वारा जो चीन का राजवंश था उस पर हर्जाना भी लगा दिए, कंपनसेशन भी वही देंगे जो हारे हैं। कौन हारा है, चीन।
युद्ध हर्जाना भी लगाया, तो इससे पैसा भी लिया। पैसा भी लिया। अब जब ये बात बाकी लोगों को पता चली, 1799 याद कीजिए, यूरोप यूरोप में नेपोलियन उठ खड़ा हो रहा है। 1799 याद कीजिए, 1773 पर रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, 1793 का एक एक्ट आ रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और उधर ये क्या कर रहे हैं, न केवल इंडिया के साथ तो अलग चल रहा है, चीन के साथ ये सब चल रहा है। अब जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर चीनी राजवंश को हराया, उन पर हर्जाना भी थोपा और साथ में साथ बंदरगाहों पर विशेषाधिकार भी प्राप्त किए। स्वाभाविक सी बात है कि और लोग जो और उस तरह के ठेकेदार थे उपनिवेशवाद की दौड़ में, उनको भी पता चला होगा कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, चीनी खरबूजा कट रहा है। तो जब चीनी खरबूजा कटेगा तो यूरोप की सारी औपनिवेशिक शक्तियों में बटेगा। अब इसी को ध्यान में रख करके अमेरिका, फ्रांस, ये सब भी क्या किए, चीन की तरफ आकर्षित हुए। चीन की तरफ आकर्षित होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं वो सब के सब चीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। चीन के साथ उनका व्यापार चल रहा है। और यहाँ पर ये क्या था, ये किसी अफीम अफीम के लिए युद्ध नहीं था, कहने को था अफीम युद्ध। ये क्या था, ब्रिटिश को अपने अफीम के बहाने अपने अपने उपनिवेश को मजबूत करना था, अपनी औपनिवेशिक पकड़ को चीन पर क्या करना था, मजबूत करना था। ठीक है, तो ये क्या था, अफीम युद्ध, ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण को चीन पर आधिपत्य जमाना या मजबूत करना था। अपनी पकड़ क्या करना था, मजबूत करना था। अफीम तो एक क्या है, बहाना है। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं। औपनिवेशिक जो शक्तियां हैं कुछ चीन के क्षेत्र में व्यापार, विशेषाधिकार और मनमानी तरीके से ये अफीम का कारोबार कर रहे हैं। अब बात आती है, अच्छा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1813 में आया था एक्ट, क्या था, चार्टर एक्ट, जिसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे रास्ते खोल दिए गए थे। पूर्व के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। केवल दो ही चीज़ों पर अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, एक चाय और एक चीन के साथ व्यापार, बस। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 में चाय और चीन पर भी खत्म कर दिया गया, मतलब चाय पर भी एकाधिकार उसका खत्म हो गया और चीन के साथ व्यापार पर भी। अब यहां पर दो विद्रोह होते हैं, एक होते हैं ताइपिंग विद्रोह, 1851 से 64। ठीक, और दूसरा होता है बक्सर विद्रोह, ये होता है 1899। जो ताइपिंग विद्रोह था वो था बेसिकली
मंचू राजवंश के खिलाफ। मंचू राजवंश कहाँ था? मंचूरिया जो प्रदेश है, अगर आप चीन का मैप देखेंगे तो ये जो उत्तरी इलाका है, मंचूरिया प्रदेश यहाँ पर है, नॉर्थ और ईस्ट के कोने में। ठीक है, मंचूरिया प्रदेश। इस प्रदेश की खास बात क्या थी कि ये लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। और रेलवे लाइन के लिए क्या चाहिए था? जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लोहा और कोयला दोनों यहाँ पर मौजूद है, मंचूरिया। ठीक है, मंचूरिया प्रदेश। यहाँ पर एक रीजन है मुकडेन, ये मंचूरिया की क्या थी? राजधानी थी, मुकडेन। ठीक है, तो यहाँ पर मंचू राजवंश के खिलाफ विद्रोह हुआ, ये ताइपिंग विद्रोह। मुद्दा यही था कि यूरोपीय आ रहे हैं, अफीम का कारोबार हो रहा है, ये चीनी संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं और अपनी संस्कृति थोप रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चीनी धर्म को बाइकाट कर रहे हैं, की बुराई कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं ईसाई धर्म में। तो ये विद्रोह एक, जैसे 1857 की क्रांति छोटी छोटी जगह पर घटित हुई, पूरा राष्ट्रीय स्वरूप उसका नहीं था, तो ठीक वैसे ही जो ताइपिंग विद्रोह है, ये इसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। इस ताइपिंग विद्रोह मंचू राजवंश के खिलाफ ये बेसिकली था। और दूसरी बात, ये क्यों था? विदेशियों के खिलाफ, विदेशियों की मदद से इसको दबा दिया गया। चीनी संस्कृति का अपमान हो रहा है, चीनी समाज का अपमान हो रहा है, चीनी भाषा का अपमान हो रहा है, चीनी धर्म का अपमान हो रहा है। इन सब के बीच जब लोगों ने आवाज उठाई, किसके नेतृत्व में उठाई? इसका नेतृत्व किसने किया था? हाँ, इसका नेतृत्व किया था, हाँ, चुन सियान। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। कुछ जो है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक मिनट, का नेतृत्व चियू चुयान नाम के व्यक्ति ने किया। और इन्होंने नारा क्या दिया? चिर शांति के
दैवीय साम्राज्य की स्थापना। इसको चीनी भाषा में ताइपिंग तिलकुओं कहा गया। ये जो विद्रोह हुआ, इसने क्या किया? अर्ध राजनैतिक और अर्ध धार्मिक स्वरूप था इसका। ठीक है, अर्ध राजनैतिक अर्ध धार्मिक स्वरूप था। क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई थी? क्या क्या चीजें शामिल की गई थी? ईसाई धर्म को अपनाया गया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, और क्या किया गया? भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण, ये सब किया गया। लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिए हैं कि विदेशियों की मदद से इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। विदेशी ताकतें कौन? ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रांस, जापान, इनके द्वारा। ठीक है, तो ये गलती से ये वाला मिटा दिए थे, तो यहाँ पर लिख लीजिए, विदेशी ताकतों द्वारा, विदेशियों की मदद से विद्रोह समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। तो ताइपिंग विद्रोह, इसका ईयर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1851 से 64। 1851 वही है जब भारत को ब्रिटिशर्स, उद्योगपति और पूंजीपतियों के निवेश के लिए डलहौजी के द्वारा तैयार किया जा रहा था। इस समय डलहौजी का शासन था। कंपनी का शासन 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त हो गया। इंटरेस्टिंग ईयर है या नहीं? ठीक है, अब बात आती है, तो ताइपिंग विद्रोह के बाद जो अगला विद्रोह है वो है बक्सर विद्रोह। बक्सर एक जगह का नाम है। बक्सर का युद्ध 1864, वो 1764, कंपनी और मीर कासिम और उनके जो बाकी दो साथी थे, और बक्सर का विद्रोह 1899। 1899 में भारत में क्या हो रहा था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और उसी के आसपास की ये घटना है, बक्सर विद्रोह, चीन में। यहाँ पर क्या था? कंपनी का शासन नहीं था भारत में। किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, ब्रिटिश महारानी का शासन था। तो थोड़ा वर्ल्ड के रेफरेंस में जो है भारत का इतिहास जोड़ करके पढ़िएगा, ताकि चीज़ें अपने आप कनेक्ट रहें। ठीक है, अब बक्सर विद्रोह, ये तो क्या था? ये राष्ट्रीय नहीं था। इसके सबसे बड़ी बात ये थी कि ये राष्ट्रीय नहीं था, मतलब एक बड़े लेवल पर ये नहीं था। शुरुआत हुआ था मंचू राजवंश के खिलाफ, और वहीं तक सिमट कर रह गया। बक्सर का विद्रोह जो था, इसका स्वरूप राष्ट्रीय। अब ये विद्रोह, इसी की क्या है? एक नेक्स्ट स्टेप, अगली सीढ़ी। ताइपिंग विद्रोह
ने ये सीख जरूर दे दिया कि मंचू राजवंश बहुत ही दुर्बल और कमजोर है। सैन्य दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, ये सभी दृष्टि से बहुत ही कमजोर। और तो और विदेशियों की मदद से इन्होंने विद्रोह को दबाया था। तो लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रीय, यहां पर लिखेंगे कि मंचू शासन ने विदेशियों की मदद से ताइपिंग विद्रोह को दबाया। ताइपिंग विद्रोह को कुचल कर रख दिया। अब लोगों के मन में क्या हुआ कि ये वही विदेशी हैं जो कि चीन की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। और जब आप किसी का अपमान करेंगे, किसी की भाषा, संस्कृति पर, धर्म पर चोट करेंगे, तो उसमें क्या होगा? इस अपमान, मतलब जो अपमान कर रहा है आप उसी का साथ दे रहे हैं। तो लोगों में क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना पनपी। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना। पहले राष्ट्र नाम का कोई भाव था ही नहीं। राष्ट्रीयता नाम की कोई विचारधारा थी ही नहीं। सब लोग छोटे छोटे राजवंश में विभाजित थे। अब राष्ट्रीय भावना जब प्रबल हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दल बना, उसको बोलते हैं बाक्सर राष्ट्रवादी समिति। और इस समिति, इस कमेटी, इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। ये राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई? एक तो इस इन विदेशियों ने जो अपमान किया उसके द्वारा, साथ में एक घटना और घटी। जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, बौद्धिक वर्ग था, पहले तो खाली ब्रिटिश थे नानकिंग की संधि के द्वारा, उसके बाद अमेरिका भी आ गए, फ्रांस भी आ गए। तो जब दो लोगों का, दो संस्कृतियों का, दो देशों के लोगों का मेल मिलाप होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि संबंध में आदान प्रदान होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको रहने के लिए समाज चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिना बोले नहीं रह सकता किसी से। तो जो बौद्धिक वर्ग था उसको अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन सब को भी पढ़ने का मौका मिला, इन सब को भी जानने का मौका मिला। और उसी का परिणाम था कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमेशा नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहा है। किसी भी देश की क्रांति आप उठाकर देख लीजिए, जो कलम और स्याही का वर्ग है, मतलब जो बौद्धिक वर्ग है, वो हमेशा एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहा है। क्यों? क्योंकि उसी ने चीज़ों को समझा और वही बाकी लोगों को समझा रहा है। राष्ट्रीयता की भावना वही डेवलप कर रहा है। और एग्जाम्पल क्या दे रहा है? देखो, इन्होंने हमारी संस्कृति का अपमान किया तो लोगों में और भड़क पैदा हो रही है और उत्तेजना पैदा हो रही है। और किसके खिलाफ? ये जो मंचू राजवंश। ठीक है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि 1899 में विद्रोह शुरू हुआ। 1901 आते आते सारी शक्तियां, सारी विदेशी शक्तियों को एक मंच पर इसने ला दिया।
कौन कौन सी विदेशी शक्तियां? अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच और जापान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी ने मिल करके विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया। अब जब सभी ने मिलकर के विद्रोह का दमन कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीयता की भावना एक बार जग गई तो वो बुझ गई तुरंत। अब उनका मेन उद्देश्य यही था कि हमें स्वतंत्रता लेना है। और यहां तक आते आते 1925 नहीं, 1911 मंचू राजवंश समाप्त। अब चीन में क्या आ गया? एक गणतंत्र। और उस गणतंत्र में कौन था? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी संगठन को वहां पर कुओमितांग कहा जाता है। कुओमितांग राष्ट्रवादी संगठन। ठीक। और इसके प्रमुख जिनके अध्यक्षता में गणतंत्र बना वो थे युआन शी काई। कौन सी पार्टी से संबंधित थे? राष्ट्रवादी पार्टी। इनके बीच में एक घटना और घट गई, वो भी नोट कर लीजिए। 1901 में विद्रोह दबा दिया गया, 1911 में गणतंत्र आया। लेकिन इतनी जल्दी गणतंत्र आया कैसे? इतनी जल्दी गणतंत्र आने के पीछे एक घटना थी 1905 की। एक तो रूस की क्रांति ने हिला दिया पूरे विश्व को, दूसरा इस घटना ने हिला दिया। इस घटना में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप मैप में देखेंगे तो चीन का आकार लाइक थली, थली के जैसा विशाल आकार है। और जापान का आकार जैसे राजपाल यादव। तो आप कहाँ राजपाल यादव और कहाँ खली। लेकिन इस घटना में क्या हुआ कि राजपाल यादव ने खली को हरा दिया। तो 1905 में क्या हुआ? जापान का चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा। और ये मंचूरिया क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी वाला, उत्तरी नहीं, दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा। अब एक बार जिसको टेस्ट लग गया लोहा और कोयला का, और जब भी औद्योगिक क्रांति चल रही हो उस समय, तो इनका बार बार मन करेगा कि हम इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करें। ना ये समय देखेंगे कि किस समय कब्जा किया जाए, ना ये देखेंगे कि हमारी परिस्थिति क्या है, ना ये देखेंगे जिस पर हम कब्जा करना चाह रहे हैं उसकी परिस्थिति क्या है। एक तरीके से इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। और जब आप मेहनत करके या बहुत ही कम समय में सफल हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास इस लेवल पर होता है कि आप किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। आपकी क्षमताएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा अगर आप 10 साल बाद सोचेंगे कि हमने ये काम किया। वही हाल इनके साथ है, जापान के साथ। 1905 पर इन्होंने कब्जा कर लिया, चीन को ही हरा दिया युद्ध में, और तो और रूस को भी हरा दिया था। 1905 में ही रूस को भी इन्होंने हराया है। रूस की क्रांति में मैंने आपको बता दिया, रूस को भी हरा दिया, हरा रखा है। और चीन और रूस का भूगोल देखिए, भौगोलिक जो मैप है उनका एरिया है, देखिए
कितना बड़ा है। भूगोल तय करता है कि कौन महाशक्ति बनेगा या नहीं बनेगा। अमेरिका महाशक्ति है तो उसका सबसे बड़ा एक कारण उसका भूगोल है। चीन अगर महाशक्ति के रूप में उभार ले रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण भूगोल है। ठीक है, तो ये बात थी क्या, बैकग्राउंड में चल रही है। अब इसी बैकग्राउंड में ये अब आपने समझ लिया कि गणतंत्र की स्थापना हो जाती 1911 में। 1911 वही टाइम है जब दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ आ रही हैं। 1911 वही समय है जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित की जा रही है। 1911 वही समय है जब 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आ जा रहा है, जहां से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है, चीजों को। अब इन्हीं सब बैकग्राउंड के पीछे मार्को पोलो से शुरू हुआ बैकग्राउंड, जो कि रेशम के व्यापार से शुरू हुआ, बाद में चाय, चीनी, लकड़ी, चीनी पत्थर या चीनी मिट्टी के बर्तन, उन तक व्यापार पहुंचा। और बाद में क्या हो गया कि अफीम पिला पिला करके 2 अफीम युद्ध भी हो गए, विद्रोह भी हुए, और साथ में क्या हो गया, चीनी गणतंत्र की स्थापना हो गई, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये जो आज का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो वैसा नहीं है। अभी गणतंत्र शिशु है, नवजात है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। इसमें आगे ये होता है जब चियांग काई शेक, सॉरी, युआन शिकाई के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हो गई 1911 में। तो 1917 में एक घटना घट गई जिसने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। वो थी रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति ने न केवल सर्वहारा वर्ग को सत्ता का स्वाद चखाया, साथ में साथ एक नई विचारधारा आ गई जिसको बोलते हैं साम्यवाद, कम्युनलिज्म। ठीक, साम्यवाद या समाजवाद। ये बिल्कुल पूंजीवाद के जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उनके बिल्कुल उलट विचारधारा थी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। पूंजीवाद क्या कह रहा है कि हर वो चीज जो मार्केट में बिक सकती है बेच दो। और ये क्या कह रहे हैं कि बेचो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जो बेचने का अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सब कुछ सरकारी हाथ में रहे। और सरकारी कंपनियां कैसे काम करती हैं आपको पता है। अगर नहीं पता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइएगा खाता खुलवाने या लोन लेने, या जो 10-20 साल पहले के भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी हों, उनसे पूछिएगा कि टेलीफोन पहले के जो है कितनी समस्या आती थी कनेक्शन लेने, जब BSNL MTNL होते थे। ठीक है, अब साम्यवाद जो विचारधारा है ये पूंजीपति या जो पूंजीवाद वाली धारा है उसके जस्ट अपोजिट। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये विचारधारा आई तो पूंजीवाद को अपने अस्तित्व के ऊपर संकट मालूम हुआ। और उस संकट मालूम हुआ तो उसके बाद ये विचारधारा सभी जगह फैली। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, जब सभी गरीब हैं तो वहाँ पर एकता लानी ज़्यादा सही है। लेकिन अगर कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं तो अमीर कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब एक हों। वही हाल इसका है। अगर सभी लोग जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं तो समानता अपने आप है। लेकिन जहाँ पर विषमता है, संपत्ति का केंद्रीकरण एक ही व्यक्ति के हाथ में है या कुछ वर्गों के हाथ में है, तो जो नीचे वाले निचला तबका है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो किसान मजदूर हों, कारखाना में काम करने वाले मजदूर हों, श्रमिक हों, ये सब के सब एक हो करके उन्होंने
पूंजीपति वर्ग को, पूंजीवाद को उखाड़ फेंका। अब इसी साम्यवाद का डर दिखा करके, इसका ईयर देखिए 1917, इसी साम्यवाद का डर दिखा करके कि ये साम्यवाद फैलने ना पाए, सारी औपनिवेशिक शक्तियां हिटलर को सपोर्ट करती हैं जर्मनी में। सारी औपनिवेशिक शक्तियां किसको सपोर्ट कर रही हैं? इटली में मुसोलिनी को। अब ध्यान से देखिए, हिटलर को सपोर्ट करने वाला कौन था? ब्रिटेन और अमेरिका। आज इजराइल को सपोर्ट करने वाला कौन है? अमेरिका। जबकि उस समय वो हिटलर के साथ थे। वही हिटलर जो यहूदियों को मार रहा था। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी भी देश का, चाहे वो देश की बात हो, चाहे पर्सनल रिश्ते की बात हो, जब तक अपना इंटरेस्ट काम कर रहा है, अपना हित काम कर रहा है, अपना हित जुड़ा हुआ है, तब तक ना तो आपका कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त। केवल और केवल एक ही चीज परमानेंट है, वो है क्या? अपना इंटरेस्ट, अपना हित। वो निकलना चाहिए बस। ना दोस्ती करनी है, ना दुश्मनी करनी है। लेकिन जैसे ही अपने हित पर चोट आती है, उसी समय दोस्ती और दुश्मनी बदल जाती है। आप सोच कर देखिए कितना इंटरेस्टिंग। जो हिटलर इस साम्यवाद के प्रसार का डर दिखा करके यहूदियों को मार रहा था जर्मनी में, कि अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम साम्यवाद का प्रसार होने देंगे, यहाँ पर भी सारे साम्यवादी शासन आ जाएगा। कहाँ पर? जर्मनी में भी। और साम्यवादी क्या है? पूंजीवाद के जस्ट अपोजिट। पूंजीवाद प्रॉफिट पर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है, और इनके लिए प्रॉफिट सेकेंडरी। इनके लिए है इक्वलिटी, समाज का हित। लेकिन विचारधारा से तो खाली समाज चलेगा नहीं, उत्पादन करना पड़ेगा, लोगों को सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और इसी क्रम में विषमता अपने आप जन्म लेती है। जो कुशल वर्ग है वो अपने आप ज़्यादा कमाने के उसमें ज़्यादा मेहनत करेगा, तो उस पर संपत्ति का क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण। वो अपने आप होगा। ना तो इस विचारधारा का दोष है, ना पूंजीवादी विचारधारा का दोष है। अब 1917 में हो गई साम्यवादी क्रांति रूस में। स्वाभाविक सी बात है कि बाकी देश के लोग भी इससे प्रेरित होंगे कि जब यहाँ पर मजदूरों ने एक होकर के शासन उखाड़ फेंका जार का, तो यहाँ पर तो बाकी जगह भी हो सकता है अगर सब लोग एक हो जाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी दल, साम्यवादी दल को, जैसे राष्ट्रवादी दल को कुओमितांग कहा जाता था, साम्यवादी दल को कुंगचांग तांग, कुंगचांग तांग कहा जा रहा है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? माओ त्से तुंग। वहां पर कौन था? युआन शिकाई। अब चीन में दो शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। एक राष्ट्रवादी दल, जिसके जिससे संबंधित व्यक्ति थे, एक तो वही थे युआन शिकाई, दूसरे हैं च्यांग काई शेक, और तीसरे हैं डॉक्टर सन यात सेन। 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वो थे जो 1911 में गणतंत्र की स्थापना किए थे। ये दोनों
तमाशे से बाहर हो जाते हैं। अब पूरा दारोमदार इनके पास है, चांग काई शेक के पास, जो कि किससे संबंधित है? राष्ट्रवादी दल से। फिर एक दूसरा दल जन्म लेता है, साम्यवादी, और साम्यवादी दल के प्रमुख कौन है? माओ त्से तुंग। ये किससे प्रभावित हैं? ये एक व्यक्ति है, अ, उसका नाम है सुना सुनार्ज, एक बार चेक कर लीजिएगा। और यही जो है युद्ध की गोरिल्ला पद्धति के जनक हैं। इन्होंने एक, जैसे भारत में चाणक्य हुए हैं, ठीक वैसे ही चीन में इनका स्थान है। इनका नाम एक बार चेक कर लीजिएगा, सुनाटक या सुनाट जैसे ही कुछ है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। शांतजू इनका नाम है, शांतजू। शांतजू। इनकी एक फेमस बुक है आर्ट ऑफ वार, पर एक सीरीज बनी है, प्लेटफॉर्म तो मुझे वो हॉट स्टार है, सिटी ऑफ ड्रीम्स, देखिएगा, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इन्हीं के बुक पर वो बनी है, शांतजू। लगभग 100 रुपए की बुक आती है इनकी, आर्ट ऑफ वार, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक, इनका स्थान चीनी इतिहास में वही है जो भारत में कौटिल्य का है, चाणक्य का। ठीक है, इनको चीन का चाणक्य भी बोला जाता है। तो अब चीन की परिस्थिति में क्या है? राष्ट्रवादी दल, साम्यवादी दल। राष्ट्रवादी दल जिसको कुओमितांग कहा जाता था चीन की भाषा में, और इनको कुंग चांग तांग, दोनों का नेतृत्व करता, ध्यान रखिएगा, चांग काई शेक और माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग, शांतजू जो हैं, उन्हीं के गुरिल्ला पद्धति का आविष्कार इन्होंने किया, गुरिल्ला पद्धति फेमस है, उन्हीं से ये प्रभावित है, माओ त्से तुंग। अब देखिए हुआ क्या, सरकार किसकी है? राष्ट्रवादी की। साम्यवादी तो बाद में हुए हैं। अब राष्ट्रवादी जब सत्ता में हैं, अब उस परिस्थिति को सोचिए कि राष्ट्रवादी सत्ता में है, मंचू जो शासन था वो पूरी तरीके से उखाड़ फेंका गया, अभी अभी नवजात गणतंत्र बना था, राष्ट्रवादी सत्ता में है। इन्होंने क्या किया? पूंजीपति, जमींदार वर्ग को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन ही नहीं दिया, साथ में हितों का उनके संरक्षण भी किया। अब जो पार्टी पूंजीपति और जमींदार वर्ग को सपोर्ट करेगी, तो साम्यवादी उसका सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। दूसरा दल साम्यवादी, ये क्या कर रहा है? ये कृषक, मजदूर, इनके हितों के लिए काम कर रहा। और जब दोनों के हित आपस में टकराने लगे, ये इनके सपोर्टर में है, ये इनके सपोर्ट में है, और ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका शोषण होगा तभी ये बचे रहेंगे। वो इनका इतिहास ही चला आ रहा है। किसी भी समाज में दो ही वर्ग होंगे, एक शोषक, एक और शोषित। शोषक या शोषित वर्ग, और दूसरा है शोषण करने वाला। अब देखिए, अब यहीं से शुरुआत होती है
कि इनके बीच में दुश्मनी, इनके बीच में दुश्मनी। अब यहीं पर स्टार्ट होता है चीन में गृह युद्ध। जो गणतंत्र वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी क्या कर रही है? साम्यवादियों से लड़ रही है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि वो सत्ता में है, सरकार उसी की है, और वो दूसरे गुट से भी, विपक्षी दलों से भी लड़ रही है। चीन में गृह युद्ध हो रहा है। पहले चीनी खरबूजा सभी ने काटा, सभी महाशक्तियों ने, और अच्छे से टेस्ट लिया। अब गृह युद्ध चल रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मंचू शासन यहाँ से चला गया तो ये आपस में लड़ रहे हैं। अभी विदेशी ताकतें गई नहीं हैं पूरी तरीके से, उनका कारोबार चल रहा है लेकिन लिमिटेड हो गया है। चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में 1931 से 34 ईयर जरूर ध्यान रखिए। राष्ट्रवादियों ने, क्योंकि वो सरकार में है, साम्यवादियों का दमन कार्यक्रम चलाया। मतलब उनको मार रहे हैं, उनकी संपत्ति लूट ले रहे हैं। ये 1931-34 वही ईयर है। इटली में मुसोलिनी, 1929 में आर्थिक मंदी, पूरे वर्ल्ड की हालत खस्ता है। 1934-35 में हिटलर शुरू हो रहा है। ये सब वही ईयर है, सब एक साथ घटनाक्रम चल रहे हैं। और 1931 में जापान का आक्रमण हो रहा। एक तो ये साम्यवादियों का दमन कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी बीच में जापान का आक्रमण हो रहा। और जापान में जब आक्रमण हो रहा, जापान का आक्रमण दोबारा से, एक तो 1905 में हुआ था, अब ये दक्षिणी क्षेत्र तो 1905 में ले लिए थे मंचूरिया का, अब ये उत्तरी क्षेत्र के लिए है, मंचूरिया के उत्तरी क्षेत्र पर कब्जे के लिए। कब्जा के लिए। तो इनका नैतिक दायित्व तो क्या बनता था? ये गृह युद्ध बीच में रोक करके जापान से लड़ें। किसका? जो सत्ता में है, उसका नैतिक दायित्व तो यही बनता था कि वो गृह युद्ध रोक करके इनको साथ में लेकर के क्या करे? जापान के विरुद्ध युद्ध लड़े और बताए कि अब हम वो चीन नहीं रहे। मिर्जापुर का डायलॉग याद है ना, कि अब हम वो बबलू नहीं हैं, अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं हैं, हमारी माँ को चाहिए फुल इज्जत। ठीक वैसे ही। लेकिन इनका नैतिक कर्तव्य अपना भूल करके ये कुकर्तव्य में लगे हैं। क्या कर रहे हैं ये? एक तो साम्यवादियों का दमन कर रहे हैं। अब साम्यवादियों का जब दमन चला तो यहां पर साम्यवादियों ने क्या किया? साम्यवादियों ने सेंसी प्रांत को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। सेंसी प्रांत से महाप्रस्थान, सेंसी प्रांत में महाप्रस्थान किया। महाप्रस्थान को इंग्लिश में बोल रहे हैं लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च मतलब कहीं से चले होंगे, कहीं पहुंचे होंगे, तो सेंसी प्रांत पहुंचे। और कहाँ से चले थे ये? राजधानी से, नानकिंग जिसे आप कहते हैं, नानकिंग से सेंसी प्रांत लॉन्ग मार्च निकाले। किसके नेतृत्व में? जो इनका नेता था माओ त्से तुंग। अब आप इंटरेस्टिंग बात ये सोचिए कि एक तरफ जापान आक्रमण कर रहा, दूसरी तरफ ये दमन कार्यक्रम चला रहे हैं, और दूसरा दल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये बताता क्या है, इंडिकेट क्या कर रहा है? ये
साम्यवादियों की संघर्ष क्षमता, स्ट्रगल पावर और उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बताता है कि कितने वो कमिटेड हैं अपने उद्देश्य के प्रति। अब हुआ क्या, एक तरफ तो ये चले गए, चलो ठीक है, आपने यहां पर दमन कार्यक्रम चलाया, आपके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप गृह युद्ध में भी लड़ रहे हैं और दुश्मनों से बाहर से भी लड़ रहे हैं। ये भी आप करते तब भी ठीक है, तब भी आपको जनता चलो कहती कि ठीक है ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब 1931 में जापान का आक्रमण हुआ तो ये क्या किए, ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये गृह युद्ध में बिजी हैं। और जापानियों से युद्ध कौन लड़ रहा है, राष्ट्रवादी, वो साम्यवादी। देखिए इंटरेस्टिंग बात, जापानियों से युद्ध कौन लड़ रहा, साम्यवादी, माओ से तुंग। एक तो आप सत्ता में, दूसरी बात आपका नैतिक कर्तव्य है कि जब आपकी बाह्य देश, दूसरा देश आप पर आक्रमण करता है तो आप घर की सारी परेशानियां भूल करके सबको साथ ले करके उससे युद्ध लड़िए। लेकिन आप उससे युद्ध युद्ध न लड़ करके आप अंदर के दुश्मनों को कुचलने में लगे हैं। और दो बाहर के दुश्मनों से युद्ध कौन लड़ रहा है, आपके अंदर के दुश्मन। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता किसके साथ होगी, साम्यवादियों के साथ। अब यहीं पर लिख लीजिए कि जनता में रोष, जनता किसके साथ, राष्ट्रवादियों को छोड़ करके किसके साथ चली गई, साम्यवादियों के। ठीक। अब देखिए 1937 में जापान का दूसरा हमला, जापान का दूसरा हमला, इसमें भी कौन लड़ रहा है, जनता प्लस साम्यवादी लड़े, और लड़ करके विजयी हो गए, सत्ता में आ गए, सत्ता में आ गए। और जब सत्ता में आ गए तो राष्ट्रवादी क्या करेंगे, अब वही जो इन्होंने साम्यवादियों के साथ किया था, अब साम्यवादी इनके साथ करेंगे। तो ये क्या किए, अब राष्ट्रवादी भागे। और राष्ट्रवादी मतलब च्यांग काई शेक, यही नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ भाग कर पहुंचे, ताइवान। ताइवान को फर्मोसा द्वीप भी कहा जाता है, फार्मोसा या फार्मोसा। अब पूरे चीन पर किसका कब्जा, साम्यवादियों का। राष्ट्रवादियों का कहाँ है, ताइवान में। वो आज तक चला आ रहा है। जरा इंटरेस्टिंग बात सोच करके देखिए, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियां या जो औपनिवेशिक ठेकेदार थे उस समय के, ब्रिटिश हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब साम्यवादियों का साथ देंगे या राष्ट्रवादियों का। साम्यवाद तो उनका दुश्मन है क्योंकि वो पूंजीवादी देश है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि वो किसका साथ देंगे, ताइवान का। क्यों, क्योंकि साम्यवाद को तो दुश्मन मांग रहे हैं क्योंकि वो पूंजीवादी देश हैं।
यही हुआ भी। अब बाकी सभी ने किसको सपोर्ट किया? ताइवान को। और माओ से तुंग का दर्शन क्या था कि जो सत्ता है वो बंदूक की नोक से प्राप्त की जाती है। सत्ता की शक्ति कहाँ से आती है? बंदूक की गोली से। लिख लीजिए माओ का विचार। सत्ता की शक्ति बंदूक की गोली से प्राप्त की जाती है। मतलब लड़ करके, हथियार उठा करके। बातचीत का मामला बेकार है। काफी एक्सट्रीमिस्ट इसी विचारधारा को नक्सलवाद और माओवाद फॉलो कर रहा है। जो माओ के फॉलोवर हैं, जो माओ ने की विचारधारा को, वही है माओवाद। नक्सली इसी को फॉलो करते हैं। तभी वो देखिए, जब उनके पास खोने को कुछ नहीं तो बंदूक उठा लिए, कि जल जंगल जमीन अगर कब्जा हो रहा तो बंदूक उठा लिए। अब यहां पर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा है, 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का आत्मसमर्पण हो गया। तो अमेरिका ने क्या किया? एक मार्शल प्लान लेकर के आए। मार्शल प्लान के द्वारा यही कहा गया कि जिसका जिस जगह पर कब्जा है वह वहीं रुक जाए। मतलब एक तरीके से उसके अधिकार को मान्यता। अब यहां पर भी अमेरिका का क्या है? इंटरेस्ट साफ साफ नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान्यता किसको दी? राष्ट्रवादियों को। और राष्ट्रवादी कहाँ हैं? ताइवान में। उनके नेतृत्वकर्ता कौन है? चांग काई शेक। तो यूएसए ने मान्यता किसको दी इसको? अभी रूस ने चीन की उस सरकार को मान्यता नहीं दी जो मेनलैंड पर है, साम्यवादियों की सरकार, उसको मान्यता दी ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको। अगर आप, ये है चीन, इधर है कहीं जापान। अमेरिकी सेनापति थे जिम कार्टर। जापानियों को हराए, जापानी पर परमाणु बम गिरा दिए जब ये इधर बढ़ रहे थे। जिम कार्टर चीन की तरफ। तो माओत्से ने रोक दिया, इनको धमकी दी कि आप ये नदी मत पार करना, यहाँ पर नदी है, कि आप नदी के उसी पार रहो, इस पार मत आना। अब इनको ये चीज दिल में ले लिए, भावुक हो गए। इन्होंने अमेरिका को फोन किया, वहां के उस समय के राष्ट्रपति को, कि एक परमाणु बम और चाहिए। उन्होंने पूछा किस लिए? ये ज्यादा बोल रहे हैं माओ। अब इनका भूगोल आप देखिए। माओ ने इनको कहा कि हम जापान नहीं हैं, आपके पास एक दो चार दो जो भी परमाणु बम है उससे अगर हम आधे चीनी भी मरे तो बाकी चीनी आपको मधुमक्खी की तरह खा जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी। अमेरिका को इनको वापस बुलाना पड़ा, इतना खतरनाक था वो। नेतृत्व उसका इतना खतरनाक, विचारधारा उसकी इतने खतरनाक। ठीक है। अब अमेरिका का
मार्शल प्लान जो इन्होंने दिया, ये क्या हो गया? फेल हो गया। फेल क्यों? क्योंकि इन्होंने और बाकी औपनिवेशिक शक्तियों ने किसको मान्यता दी? जब दादाजी मान्यता दे रहे हैं तो दादाजी के जो पिछलग्गू हैं वो भी उसी को मान्यता देंगे। इनको कोई मान्यता नहीं दिया। ठीक है। अब जब इनको मान्यता नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब होंगे या नहीं खराब होंगे? बिल्कुल खराब होंगे। और इसमें गलती कोई भी आप देखिए तो इसमें गलती किसको है? किसकी है? राष्ट्रवादियों की। जब आप सत्ता पर हैं, वाह्य शक्ति द्वारा आक्रमण होता है, तो आप सारे गिले सकवे सिकवे आंतरिक मामले अपने एक तरफ रखिए और मिल करके बाहरी शक्ति से लड़िए, ठीक उसी तरह जैसे आपने मंचू शासक के खिलाफ लड़ा था। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अपने आंतरिक भाई बहनों को ही, अपने घर के भाई बहनों को ही मारने में लगे। ये मतलब सोच का एक डिफेक्टिव का चरम स्तर है। डिफेक्टिव सोच का चरम स्तर इस तरह करना, और उसका परिणाम आज तक देखिए। चीन ताइवान को, चीन कितना बड़ा है, ताइवान पर वो एक दिन पर कब्जा कर लेगा, एक दिन भी नहीं लगेंगे, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। और अभी भी ताइवान किसके उस पर है? यूएसए के भरोसे। और ये अपने तो हैं नहीं, किसी के नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर इनका हित रहेगा वहीं पर ये बोलेंगे। ताइवान आज क्या है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ है। अगर ताइवान पर अटैक होता है, स्वाभाविक सी बात है कि पूरी वैश्विक सेमीकंडक्टर चैन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, साम्यवादियों की सफलता के कारण, ये तो थी परिस्थितियां। अब देखते हैं साम्यवादियों की सफलता के कारण। साम्यवादियों की सफलता का जो पहला कारण था वो था वो मितांग या राष्ट्रवादी दल का कुशल प्रशासन का अभाव, भ्रष्ट शासन नीति, जमींदार वर्ग को प्रोत्साहन, साथ में साथ इनकी अलोकप्रियता। अलोकप्रियता इन्होंने कैसे वो की? जो मेजर वर्ग था उसको रुष्ट कर दिया। साथ में क्या किया? युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। अलोकप्रियता। दूसरी बात, जो साम्यवादी दल थे उनकी कुशल युद्ध नीति, खास करके गोरिल्ला युद्ध। साथ में इनकी लोकप्रियता। और तीसरी बात, चियांग काई शेक की, जो राष्ट्रवादी दल के नेता थे, उनकी अदूरदर्शिता। पहले वाह दुश्मन से न लड़ करके आंतरिक दुश्मन से ही लड़ने लगे। और सैन्य संगठन कमजोर और दुर्बल युद्ध नीति। ठीक। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव का सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए, एशिया में साम्यवाद का एक नया स्तंभ खड़ा हो गया।
ये याद रखिए, जो साम्यवाद विचारधारा है वो गरीबी या जहाँ पर संपन्नता ना हो वहाँ पर बहुत जल्दी पनपती है। उसके लिए बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है। विद्रोह की भावना बहुत जल्दी उठती है। ठीक है। यही कारण है कि पूंजीपति वर्ग में कभी भी आप नक्सलवाद माओवाद के समर्थक नहीं देखेंगे। जो निचला तबका है, जिसके पास कुछ नहीं है खोने को, वही नक्सलवाद माओवाद का समर्थक माना जाए। ठीक है। तो एशिया में साम्यवाद का एक नया स्तंभ खड़ा हो गया। किसके रूप में? चीन के रूप में। ठीक है। दूसरा, फरमोसा द्वीप पर राष्ट्रवादी सरकार को अमेरिकी सहायता। इससे क्या हो गया? चीन अमेरिका संबंध तनावपूर्ण। अब देखिए, जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका किसके साथ था? भारत के साथ। क्यों? यही कारण है, क्योंकि चीन में कौन सी वो थी? साम्यवादी सरकार थी। ठीक। दूसरी बात, तीसरा प्रभाव क्या पड़ा? नई राजनैतिक सामाजिक विचारधारा का जन्म। वो क्या थी? माओवाद। इसी से प्रेरित होकर के क्या बना? नक्सलवाद। और इन दोनों ने देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौती पैदा कर दी। ठीक है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और वो होगा क्या? भारत तो आज़ाद हो ही चुका है 1947 में, तो अब नई वर्ल्ड हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वो होगा कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।